आइए डॉक्टर। बैठ जाओ बीच। आज डॉक्टर प्रबल जैदी बायो क्लासेस में आए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत। इन्होंने इस साल MBBS एग्ज़ाम पास कर लिया है, अब ये डॉक्टर हो गए हैं। 2020 में इन्होंने इंटर पास किया था। आप DPS के स्टूडेंट रहे हैं, इंटर में भी इन्होंने टॉप किया था, ठीक है। और उसी साल नीट की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास करी और फिर MBBS करके आज ये कोचिंग पे पुनः आए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ। कोचिंग का एक स्टूडेंट है मिस्टर शाद, वो डॉक्टर प्रबल का बुके देकर स्वागत करते हैं। हेलो प्रबल। डॉक्टर प्रबल, बच्चों आप हमारे सामने बैठे हैं। फर्स्ट टाइम में निकालना आसान काम नहीं है ना। फर्स्ट टाइम में क्लियर, जबकि लोग कहते ही हैं कि जिस साल इंटर परीक्षा देते हैं उस साल पास नहीं होता है ना, लेकिन डॉक्टर प्रबल ने करके दिखाया। उसी साल इंटर भी टॉप नंबरों से, अमरोहा में हाईएस्ट नंबर थे इनके, और उसी साल उन्होंने नीट परीक्षा को क्रैक किया, पास नहीं किया, क्रैक किया, ठीक है। और 5 साल के अंदर ये डिग्री लेके आ भी गए। डॉक्टर प्रबल से अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है, कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए, गाइडेंस लेनी है तो आप लोग अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। तो सर जैसे कि हमारे प्रेपरेशन के अंदर जो है वो फिजिक्स थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन वो हार्डेस्ट पार्ट होता है। तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं? न्यूमेरिकल्स मान लीजिए, जब न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली करने बैठते हैं, हम स्टार्टिंग में बेसिक में जाते हैं तो बेसिक बहुत आसान होते हैं, लेकिन जैसे हम शिफ्ट होते हैं थोड़े हार्ड क्वेश्चंस पर, तो सर वो कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो जाते हैं। उसके लैंग्वेज समझ में नहीं आती है हम लोग को। जस्ट लाइक इंग्लिश तो आती है हमें, लेकिन वो हमें उसका लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि वो थोड़ा लैंग्वेज हमें ईजी लगना स्टार्ट हो जाए? तो फिज़िक्स में जैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसमें मेन 2 चीज़ें होती है। एक तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना होगा कि क्या लगाना है पेपर में, और दूसरा कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए, फास्ट भी और स्ट्रांग भी, मतलब कि गलत ना आए आंसर और जल्दी भी निकल आए। और जो तुम कह रहे थे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल लगती है, वो क्वेश्चन में जानबूझकर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड होती हैं। उसमें तुम्हें मेन चीज़ पे फोकस करना है। फॉर्मूला तुम्हें याद है सर, उसमें तुम्हें याद वो करना है फोकस की फॉर्मूला में क्या क्या तुम लगा सकते हो। जैसे अगर कोई फोर्स निकालना है, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मास इंटू एक्सेलरेशन निकालना है, तो तुम्हें पूरे क्वेश्चन में ये देखना है कि मास किधर है, एक्सेलरेशन किधर है, फॉर्मूला में लगाओ और आंसर निकालो। तो इस चीज़ पे ध्यान दो। बाकी क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन होते हैं, बहुत बड़े लगते हैं, होते बहुत आसान है, हम उससे घबरा जाते हैं। उससे घबराना नहीं है, देखना है कि क्या कॉन्सेप्ट लगेगा और सिंपल से सिंपल रखना चाहिए वो। और जैसे कि हमने देखा है कि जैसे लाइक केमिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट होते हैं हमारे फिजिक्स का। फिजिकल केमिस्ट्री होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। इनके अंदर ये रहता है कि मान लीजिए हम इनऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं तो ऑर्गेनिक में दिक्कत आने लगती है, फिजिकल में दिक्कत आने लगती है। देन हम किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि तीनों स्टेबल रहे अपने टाइम पर? आप इसके लिए एक टाइम टेबल बांट लीजिए, या तो आप अलग अलग दिन रख लीजिए सब, या फिर एक दिन में बांट लीजिए। कि अगर ये दिक्कत होती है कि पिछला पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि पिछला पढ़ा भूल जाते हैं, कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं। जिनके कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं वो दिन अलग अलग बांट लें, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के। और जिनको कॉन्सेप्ट मिक्सिंग की दिक्कत नहीं, उन्हें भूलने की ज़्यादा दिक्कत है, तो वो एक दिन में 2 चीज़ें कर सकते हैं। अपने हिसाब से देख लीजिए। केमिस्ट्री में जो रिएक्शन है वो लिख लिख के याद करिए, और कुछ रिएक्शंस के कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं कि फाइनल रिजल्ट ऐसे आ जाए, उसको लिख लिख के याद करिए कि कैसे होगा। उसमें भी बेसिक पे मेन ध्यान दीजिए और टाइम टेबल पे, और दिन का टारगेट बनाइए, वो टारगेट पूरा करिए। देन सर अगर हम मान लीजिए जैसे ऐसे उस पर डिवाइड करें, उसके पहले फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करना है, देन ऑर्गेनिक करना है, देन इनऑर्गेनिक करना है, या फिर हम तीनों को एक साथ लेकर चल सकते हैं कि एक दिन एक करना है, दूसरे दिन दूसरा करना है, तीसरे दिन तीसरा करना है? कौन सा आपको ईजी लगता है कि बच्चों को भी ईजी लगे और हमें भी ईजी लगे? आपको जो ईजी लगा हो, जो कि आपने यूज़ किया हो अपना मेथड। आपने पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा था, इनऑर्गेनिक पढ़ा था, ऑर्गेनिक पढ़ा था, या तीनों को आप साथ लेकर चल रहे थे?
मैं जो करता था, मैं करता था कि तीनों को साथ लेके चलता था। इससे दो फायदे होते थे मेरे, कि एक तो एक तरह की चीज़ नहीं पढ़नी पड़ती थी, दो तीन अलग अलग चीज़ें हो गई तो थोड़ा बोरियत कम रहती थी। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है उसमें कि कई बार अगर कोई पार्ट छूट भी रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा फिजिकल पूरा हो गया, इनऑर्गेनिक पूरा हो गया लेकिन ऑर्गेनिक पूरा रह गया, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा होगा कि थोड़ा थोड़ा तीनों चीज़ें होगी, कुछ कुछ रहा है तीनों का, तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा एक पोर्शन पूरा ही चला गया। तो मेरे को ये ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन कुछ लोगों को दूसरा मेथड ज़्यादा आसान लगता है, तो वो तुम्हें अपने हिसाब से देखना होगा कि क्या करना है। टाइम मैनेज किस हिसाब से करें सर? अगर हम मान लीजिए जैसे कि टाइम मैनेजमेंट में ये रहता है, अगर हम बायो लेके बैठ जाते हैं, मान लीजिए मैं बायो लेके बैठ रहा हूँ, तो मान लीजिए पूरा चैप्टर करने में मुझे टाइम लग रहा है, फिर फिजिकल केमिस्ट्री का टाइम नहीं मिल रहा, मुझे ऑलरेडी केमिस्ट्री का टाइम नहीं मिल रहा, फिर पता चल रहा है फिजिक्स भी करनी है मुझे उसी टाइम में। तो इसे मेंटेन कैसे करें थोड़ा सा, और अपने लिए थोड़ा सा टाइम कैसे बचाएं कि थोड़ा सा फ्री एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा या थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, तो सर उसके लिए टाइम कैसे निकाल सकते हैं हम? पहले तो आपके पास जितने दिन बचे हैं वो देखिए, फिर आप देखिए कि आपको, क्योंकि टाइम अब कम है पेपर में, तो कौन से टॉपिक्स आपके थोड़े वीक हैं उनको पहले फोकस करिए। वीक को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा वो आप मान के चलिए, तो उसे ज़्यादा टाइम दे दीजिए। और कुछ पोर्शन होंगे जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पोर्शंस को, क्योंकि आपके वो स्ट्रॉन्ग है तो उसे आप कम टाइम में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और दिन का टाइम टेबल बांट लीजिए कि इस टाइम मुझे जैसे बाहर वॉक के लिए जाना है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे थोड़ा माइंड आपका फ्रेश हो जाए, तो वो चीज़ आप करिए उसे, क्योंकि सैचुरेट भी नहीं होना चाहिए माइंड, फिर आप एक जगह बैठे रहेंगे किताब लेके, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप बांट लीजिए चीज़ों को और ऐसे करिए कि टाइम टेबल बना लीजिए। तो सर जैसे कि हमारा होता है कि मेरा कंप्लीट हो गया पूरा सिलेबस, मेरा बायोलॉजी का भी पूरा कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री का भी पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरा अभी फिजिक्स का रह गया है थोड़ा सा। तो मैं मान लीजिए क्वेश्चंस करता हूँ बायोलॉजी के अपने, तो मैं कौन सी बुक प्रेफर कर सकता हूँ? ऐसा रहता है कि मेरे पास पूरे एलन के मॉड्यूल्स हैं, मेरे पास और कई जितने भी पब्लिकेशन है कई सारे मॉड्यूल्स हैं, एंड मेरे पास एनसीईआरटी की भी बुक्स हैं, तो मैं पहले किसे प्रेफर कर सकता हूँ और कौन सी ऐसी बुक्स होती हैं जो कि मुझे फ़ायदा पहले दे सकती हैं, जिन्हें मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ और दूसरी वाली को कम दूँ? बायोलॉजी के लिए तो प्रायोरिटी एक ही है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन है वो छूटना नहीं चाहिए। और कोई भी आप बुक ले लीजिए एमसीक्यू के लिए, या सर भी कुछ मॉड्यूल भेजते होंगे वो सॉल्व कर लीजिए एमसीक्यूज़ के लिए, लेकिन ये रहना चाहिए कि एनसीईआरटी से कुछ भी आएगा, कुछ भी लाइन आएगी तो वो मेरा नहीं छूटना है। ये चीज़ आप फोकस करिए। एनसीईआरटी की दोनों बुक्स अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, और क्योंकि मेन क्वेश्चन उसी से आते हैं। और ऐसा भी होगा कि आप एनसीईआरटी अगर एक बार अच्छे से कर लेंगे, एक बार मॉड्यूल अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, तो आपके फुल मार्क्स भी आ जाएंगे। मेन फोकस एनसीईआरटी पे रखिए बायोलॉजी के लिए। नहीं सर, ऐसा होता है कभी कभी जस्ट मैं एलन के मॉड्यूल यूज़ करता हूँ, मैं आकाश के मॉड्यूल भी वैसे यूज़ करता हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो है वो मैं उसे ही यूज़ करता हूँ एलन के मॉड्यूल्स को। तो मान लीजिए मैं एनसीईआरटी पूरी पढ़ देता हूँ, लेकिन जब मैं रेस लेकर बैठता हूँ एलन का, तो वो ज़्यादा आउट ऑफ दी एनसीईआरटी होते हैं, तो उसमें मैं कैसे उसे कवर कर सकता हूँ? तो जो आपको क्वेश्चंस वहाँ पे दिख रहे हैं जो नहीं है एनसीईआरटी के बाहर के, उन्हें वहाँ पे आप याद कर सकते हैं, कि मतलब याद कर लीजिए क्या कॉन्सेप्ट है। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत रेयरली पूछा गया है तो उसमें ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिए या ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि अगर वो रेयरली पूछा गया है तो आगे आने का भी उसका चांस कम ही है। मेन आप अभी जो टाइम है वो एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से करने का है, कि एनसीईआरटी से जो भी आएगा मैं गलत नहीं करूँगा, ये आपको पक्का होना चाहिए। एनसीईआरटी पे कॉन्फिडेंट रहेंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बायोलॉजी। डॉक्टर प्रबल का कहना ये है कि आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन नहीं, एक एक शब्द पढ़ें, एक एक डायग्राम देखें, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। एक आधा क्वेश्चन होता है इधर उधर कहा जाता है, वो भी कंसेप्ट बेस्ड होता है, हमें लगता है कि एनसीईआरटी से बाहर का है, लेकिन होता नहीं है वो, तो रेयर होते हैं, वो आते भी नहीं है कभी, आए तो एक आधा आएंगे। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, आप इतने और सोचें कोई क्वेश्चन। हाँ पूछें आप, नहीं है कोई पूछो। हाँ सर जैसे हम कोई चैप्टर प्रिपेयर करते हैं तो हम कौन सा बेस्ट रहेगा कि अगर हम चैप्टर दोबारा पढ़ें तो हमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं ना हो? अगर हम उसके क्वेश्चन लगा रहे हैं तो मतलब इफेक्टिव वे में उसके क्वेश्चन लगे, हमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में ऐसा ना हो कि ये तो हम पढ़ना ही भूल गए। तो इसके लिए कि हमें एक चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाए, उसके लिए कैसे कर सकते हैं? तो कोई भी चैप्टर प्रिपेयर करने का पहला तो स्टेप होता है कि पूरा आपने पढ़ा, और उसी समय आपको हाईलाइट करना। जैसे न्यूमेरिकल है, कौन से न्यूमेरिकल हैं? 3 तरह के न्यूमेरिकल होते हैं। एक जो पहली बार में निकल जाएंगे और वो बाद तक भी याद रहेंगे कि ये तो हो ही जाएगा, तो उसे मार्क मत करो।
दूसरा न्यूमेरिकल होता है जिसमें टाइम लगा लेकिन आंसर सही आ गया, उसे एक मार्क कर लीजिए किसी चीज़ से, जैसे एक पे स्टार बना लिया उस पर। एक होता है जिसका आंसर ही गलत आ रहा है, उस पर सर्कल बना लीजिए। तो जैसे जैसे रिवीजन करेंगे आगे, आपको सिलेबस अपना कम करते जाना है। जो आपका हो ही जाएगा उसे आप बाद में छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ईजी है। जो आपका टाइम लगा रहा था उसे दोबारा पढ़िए, क्यों टाइम लग रहा था उसे दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करिए, और जो नहीं निकल पा रहा था उसका देखिए कि कैसे किस तरीके से निकल रहा है और उसे सॉल्व करिए। तो मेन आप पहले चैप्टर तो पूरा पढ़िए, उसके बाद उसे थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते समय जो मुश्किल चीज़ें लगी थी उसे करिए रिवाइज। थैंक यू। 12th के बोर्ड्स के साथ नीट कैसे क्रैक करें? अब जैसे हमारे बोर्ड्स चल रहे हैं, फिर उसके साथ 11th का सिलेबस कैसे रिवाइज करें? आपने 11th का पहले अच्छे से कर रखा है सिलेबस जी, उसको कैसे रिवाइज करें कि 12th के साथ साथ नीट भी क्रैक हो जाए? तो 12th का भी सिलेबस तो आता ही है नीट में, तो 12th का बोर्ड्स के साथ ऐसे प्रिपेयर कर लीजिए कि आपका अच्छे से हो जाए नीट में भी। और 11th का चाहे तो आप, क्योंकि बोर्ड्स के बाद भी कुछ टाइम होगा नीट के लिए, तो चाहे तो आप अभी थोड़ा थोड़ा बस MCQs देख सकते हैं, या फिर अभी इस पे फोकस करिए कि ये पूरा महीना मैं 12th को दे दूँ, कि इसमें 12th इतना अच्छा हो जाए कि बाद में 12th पे उतना फोकस ना करना हो, और बाद में जो टाइम है उसमें 11th पे फोकस करिए। फिर लास्ट में जो टाइम होगा दोनों को कंपाइल करके रिवाइज कर लीजिए। आपने भी उसी साल इंटर पास किया था, उसी साल नीट क्रैक किया था। हाँ तो पहले आपने 12th को हाँ पकड़ किया, उसके बाद फिर 11th को रिवाइज कर लिया। 1 महीना मिल जाता है, हाँ, 1 महीना। 1 महीना टाइम मिलेगा आपको, तो उसमें आपको 11th रिवाइज करना है। लेकिन ये पहले से पढ़ा होना चाहिए 11th। हाँ, पहले से पढ़ा होना चाहिए, है ना? और कोई क्वेश्चन? सर हमारा एक क्वेश्चन है। तो सर मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि जस्ट लाइक मैं माइंड मैप बनाता हूँ, तो माइंड मैप्स जब मैं बनाने के लिए जाता हूँ तो मोस्ट ऑफ दी टॉपिक्स तो मैं देख लेता हूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो किस हिसाब से मैं उसे हाईलाइट कर सकता हूँ कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ उसके लिए टिप्स माइंड मैप्स बनाने के लिए? मेनली बायो में या किस सब्जेक्ट? बायो में और केमिस्ट्री में, अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली। तो वो आप देखिए कि ये चीज़ की क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। एक दो तरह से आती है, एक तो सर बताएंगे आपको कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, सर बार बार क्वेश्चन जिस चीज़ के पूछ रहे हैं मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या किस चीज़ से ज़्यादा पोर्शन पूछा जा रहा है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे पहले ख़त्म कर लीजिए, मतलब वो तो होनी ही चाहिए। और लास्ट में वो चीज़ होनी चाहिए कि मतलब एक हो गया टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बार बार आ रहा है, लास्ट में वो टॉपिक होता है जो कि कभी कभार आता है, उसे आप लास्ट के लिए रख सकते हैं। लेकिन इस तरह से रखिएगा कि जो बार बार आ रहा है, जो सर बार बार पूछ रहे हैं, जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उसे आप याद करें अच्छे से, फिर लास्ट में जो कम इम्पोर्टेंट है उसे बाद में। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ये मार्च आ गया है, तो 1 महीना ये हमारा अप्रैल का है और अभी ये थोड़े बहुत 10-12 दिन है, लगभग 1.5 महीना समझ लीजिए। तो मान लीजिए जैसे मैंने पहले माइंड मैप बनाई थी, तो मैं अब किस टाइम पर उसे यूज़ कर सकता हूँ? अभी तक तो मैं पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट कर रहा था, अब जितने शॉर्ट नोट्स हैं मेरे पास और माइंड मैप्स हैं, तो मैं कितने महीने बचने चाहिए नीट के बाद कि बंदा उसमें खोल कर देख ले उन्हें, मतलब रिवीजन के लिए अपना जो है जितना भी मटेरियल है उसे बंद कर दे और मटेरियल को बंद करने के बाद माइंड मैप से एंड शॉर्ट नोट से पढ़े। तो ये टाइम सबका अलग अलग होता है। मेरा तो था कि जब 15 दिन बचे हैं तो लास्ट के 15 दिन में मैं केवल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा और केवल वो रिवीजन वाला पार्ट जो तुम बता रहे हो कि शॉर्ट नोट से जो लिख रखा है वो सब याद करूंगा। ठीक है, मेरे लिए वो टाइम 15 दिन था। तुम अपने लिए सोच सकते हो तुम्हें किस टॉपिक में कितना टाइम लगता है, तुम्हें रिवीजन के लिए कितना टाइम चाहिए, तुम्हारा कितना सिलेबस बचा है, बहुत वेरिएबल चीज़ है। तुम अपने हिसाब से एक बार सोच के बैठ के कॉपी पेन लेके देखो दिन कितने बचे हैं, किस दिन में क्या करूँगा और मुझे किस चीज़ में कितना टाइम लगेगा उस हिसाब से। लेकिन मिनिमम तुम पे 10 दिन तो होने चाहिए क्योंकि रिवीजन जो है मेन चीज़ है, तो तुम पे लास्ट के मिनिमम 10 दिन मेरे हिसाब से तो होने चाहिए कि तुम सारा रिवाइज कर लो। हमने जैसे 12th और 11th में सब्जेक्टिव पढ़ा था और ये जो पेपर आते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उसके लिए कैसे करें प्रिपेयर? तो 12th 11th में आप कह रहे हैं सब्जेक्टिव पढ़ा था, तो
वही चीज़ें उसी से वो एमसीक्यू पूछेंगे। तो इसके लिए आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए उसकी। और ऑब्जेक्टिव में एक चीज़ और हो जाती है कि किसी भी लाइन से किसी भी वर्ड को वो पूछ सकते हैं। तो और थॉरो रीडिंग होनी चाहिए उस बुक की कि क्या क्या आ सकता है। हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है एनसीईआरटी से, हर डायग्राम से क्वेश्चन बन सकता है। तो डायग्राम की कई बार वो लेबलिंग पूछ लेते हैं, केवल डायग्राम बना के दे देंगे, एक दो चीज़ लेबल कर देंगे, एक पे एरो लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये चीज़ हम 12th और 11th करते हुए थ्योरी पेपर के समय उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन अभी वो चीज़ ध्यान देंगे। तो सर जैसे कि मेरा एक अटेम्प्ट अभी हो चुका है, इससे पहले मैंने एक अटेम्प्ट दे दिया है, तो अगर जैसे मान लीजिए मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? पिछले जो मेरे नोट्स होते हैं उन्हें ही मॉडिफाई करना चाहिए या फिर मुझे स्टार्टिंग से सब कुछ स्टार्ट करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? तो अभी आपका जो अटेम्प्ट होगा वो सेकंड अटेम्प्ट होगा। मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। हाँ, तो आप इसी के लिए पूछना चाहेंगे इसके बाद के लिए? मैं मान लीजिए जैसे मैं अपने लिए पूछना चाह रहा हूँ, इसके बाद के लिए पूछना चाह रहा हूँ, देन क्या होगा? नहीं, तो अभी आप मेन अभी इस एग्ज़ाम पे फोकस करिए कि इस अटेम्प्ट में मुझे अच्छा करना है, और जो पिछले अटेम्प्ट्स के नोट्स होते हैं उसी को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ। नहीं सर, ऐसा होता है मान लीजिए जैसे कि हमें कभी कभी दिक्कत आती है कि पिछले मान लीजिए मैंने नोट्स बना रखे हैं पूरे हाँ। केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के या फिजिक्स के, तो मैंने पिछले साल कोई नोट्स बनाए थे, तो मुझे वहाँ पर उससे सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो पूरा कंप्लीटेड है मेरा, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत पड़ रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसे नए बनाऊँ या फिर उसमें मॉडिफिकेशन करूँ? तो मॉडिफिकेशन में क्या मुझे हेल्प करेंगे कि मैं अपने शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा कर सकता हूँ या अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकता हूँ? तो उसमें मुझे प्रायोरिटी किसे देनी चाहिए? मेनली आप देखिए कि ऐसा तो नहीं होगा आपने नोट्स बनाए होंगे सारे नोट्स खराब होंगे, कुछ एक आध चीज़ होगी, एक आध टॉपिक होगा जिसमें कि कुछ चीज़ शॉर्ट रह रही होगी। तो वो चीज़ आप देखिए या तो बुक से या फिर क्वेश्चन से कि किस चीज़ में लैक हो रहा है वो नोट्स। तो अगर जो भी आपने जैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए उस टॉपिक के, उसके नोट्स में वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो एक बार फिर उसे बुक से देखिए कि क्या चीज़ मैंने नहीं लिखी है नोट्स में। तो ऐसे करिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए या फिर कोई भी क्वेश्चन पेपर देखिए और उसमें से देखिए कि किस चीज़ के नोट्स के आपका लैकिंग है और उसको आप उस तरह से कंप्लीट करें। मेरे ख्याल से इनके नोट्स तो इनके सही होंगे, रिवीजन में कमी है। हाँ, अगर रिवीजन ज़्यादा हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, तो फिर दिक्कत नहीं आती है। हाँ, और बाकी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना है। सब डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि अपनी हेल्थ खराब कर ली है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना है और अपने मम्मी पापा की बात सुननी है। और मम्मी पापा जो हैं सबसे बड़े होते हैं, मम्मी पापा की वजह से ही हम हैं, मम्मी पापा की वजह से ही हम आगे करना चाह रहे हैं जो भी करना चाह रहे हैं। तो उनकी रिस्पेक्ट करनी है और उनकी बात माननी है और उनका आशीर्वाद रहेगा आपके पास, तभी आप आगे कर पाएंगे अच्छा। और एक चीज़ और, अभी ज़्यादा रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, प्रोसेस पे ध्यान देना है। जो आपका पढ़ाई करने का प्रोसेस है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, रिजल्ट को नहीं कर सकते। रिजल्ट की कई चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में भी होती हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आप अपना पूरा एफर्ट दें और मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करें। थैंक यू सर।